हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यभिषक क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग पंचकर्म के इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कस करने वाले हैं। काफी दिन से आप लोग चाहते थे कि पंचकर्म की क्लासेस आए, तो आज से हम लोग पंचकर्म की क्लासेस बिगिन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा आज की वीडियो। आज हम कुछ पोर्शन डिस्कस करेंगे और आगे की क्लासेस में भी हम पंचकर्म के सारे नोट्स डिस्कस करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आगे जब भी कोई क्लास अपलोड की जाए वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आप लोग हमें जरूर बताइए कि आप लोग कौन से कॉलेज से हमें देख रहे हैं, कौन से स्टेट से हमें देख रहे हैं, कौन सी जगह से हमें देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियोस कहाँ कहाँ तक पहुंच रही हैं, है ना। तो आइए देखते हैं पंचकर्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें एग्जाम के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। पंचकर्म के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि पंचकर्म होता क्या है। ठीक है, तो पंचकर्म आयुर्वेद का एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर जो हमारे दोष हैं, वात पित्त कफ, ये सब प्रकोपित हो गए हैं, हमारे दूष्य हैं, जो जितने हमारे धातु बताए गए हैं, मल बताए गए हैं, वो सब दूषित हो जाते हैं। तो उसका एक तरह का हम ये बोल सकते हैं कि शरीर की सफाई की जाती है। तो ये सारे दूषित दोषों को हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं पंचकर्म की सहायता से। ओके, तो पंचकर्म में 5 मेन काम बताए गए हैं, प्रोसीजर्स बताए गए हैं, 5 प्रोसीजर्स, जिसमें क्या क्या आ जाता है। सबसे पहला है वमन, दूसरा है विरेचन, तीसरा है आस्थापन वस्ती, उसके बाद अनुवासन वस्ती और नंबर 5 है नस्य। ओके, तो ये 5 तरह की आपकी पंचकर्म बताई गई हैं। ये आचार्य चरक और वाग्भट जी ने माना है। ओके, वाग्भट, ऐसे ऐसे आप लोग इसको याद रखिएगा, चरक और वाग्भट ने ये बोला है। और इस तरफ देखिए एक और लिस्ट है, ये सुश्रुत ने बताई है। ठीक है, तो सुश्रुत जी ने क्या बताया कि वमन, विरेचन, वस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण इन्होंने एक्स्ट्रा बताया। रक्त मोक्षण को इन्होंने माना है पंचकर्म के अंडर। ओके, अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि एक्चुअली ये प्रोसीजर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप डायग्राम में देख सकते हैं वमन। ओके, नंबर 1 में आता है वमन। वमन में क्या किया जाता है, दोषों को मुंह से बाहर निकाला जाता है। यानी जैसे आप लोग वॉमिटिंग करते हैं, उल्टी करते हैं, तो ऐसे ही हम लोग दवाई पिला के उल्टी करवाते हैं। ओके, तो वमन कारक औषध होती हैं जो बनाई जाती हैं, बना के उसको पेशेंट को पिलाई जाती है, और जो भी दोष उसके बॉडी के अंदर है उसको उल्टी करा के बाहर निकाला जाता है। तो ये वमन का प्रोसीजर होता है। ऊपर के मार्ग से, है ना, ऊर्ध्वगामी है ये, है ना, ऊपर के मार्ग से, ऊपर हमारा मुंह होता है, तो मुंह से हम इसके सारे दोषों को बाहर निकालते हैं। नंबर 2 है विरेचन। विरेचन भी दोनों ने कहा है, चरक वाग्भट ने भी माना है और सुश्रुत ने भी माना है। तो विरेचन में क्या होता है, देखिए ये नंबर 2 है। इसमें एनल रूट से यानी लैट्रिन करा के सारे दोषों को बाहर निकाला जाता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। ऊपर के मार्ग से अगर निकाला जाए मुंह से तो वमन बोला जाएगा, और नीचे के मार्ग से निकाला जाए यानी एनल रूट से निकाला जाए तो उसको विरेचन बोला जाएगा। लैट्रिन करा के ये दवाइयां पिलाई जाती है, फिर लैट्रिन होती है बार बार, फिर उसके बाद जो सारे दोष हैं बॉडी के वो लैट्रिन के मार्ग से यानी एनस से बाहर निकल जाते हैं। ओके, सो ये इसके बाद नंबर 3 देखिए आस्थापन वस्ती, और नंबर 4 में अनुवासन वस्ती। दोनों ही वस्ती के प्रोसीजर्स हैं। सो ये वस्ती क्या होता है, ये एक तरह का, जैसे आप लोगों ने एनीमा सुना होगा, एनीमा दिया जाता है, ये उसी तरह का प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये नंबर 3 में ये है वस्ती। इसमें एनल रूट से आपकी दी जाती है मेडिसिन, या फिर उत्तर वस्ती भी होती है। उत्तर वस्ती में आपके जो अपत्य मार्ग बोला गया है वहां से भी मेडिसिन दी जाती है, और दोषों को फिर नीचे से ही बाहर निकाला जाता है। यानी नीचे से मेडिसिन दी गई और नीचे से दोष बाहर आए, तो उसको हम लोग वस्ती बोलते हैं। वस्ती की 2 तरह की वस्तियां होती हैं, आस्थापन वस्ती और अनुवासन वस्ती। आस्थापन वस्ती को निरूह वस्ती भी बोलते हैं, और अनुवासन वस्ती को तेल वस्ती भी, मतलब तेल या स्नेह वस्ती भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन किया गया है वस्ती का। चरक ने ये दोनों को अलग अलग माना है, लेकिन सुश्रुत ने एक ही वस्ती में सारा कुछ इंक्लूड किया है। उन्होंने आस्थापन, अनुवासन सब कुछ एक ही प्रोसीजर में इंक्लूड किया है, वस्ती सिर्फ उन्होंने बताई है। उसके बाद नंबर 5 में आता है नस्य।
नस्य में क्या है? नस्य में आपका जो नाक या नासा के मार्ग से मेडिसिन डाला जाता है, उसमें बहुत सारी वैरायटी होती है नस्य की, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो इसमें मेन आपको ये याद रखना है कि नोज से या नाक से मेडिसिन दी जाती है तो हम उसको नस्य बोलते हैं। अब वो मेडिसिन अंदर जाता है या फिर बाहर आता है, वो अलग अलग प्रोसीजर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो नाक से अगर मेडिसिन दी जाए हम उसको नस्य बोलेंगे। तो ये सुश्रुत ने भी नस्य बोला है, ओके। अब यहाँ पे देखिए आस्थापन वस्ती अनुवासन वस्ती को इन्होंने एक ही बोल दिया, तो इनके पास एक और पॉइंट बच गया जिनमें इन्होंने रक्त मोक्षण माना है। रक्त मोक्षण क्या है? जो दूषित रक्त को बाहर निकालना, ओके। तो यहाँ पे देखिए एक और प्रोसीजर सुश्रुत द्वारा ये नंबर 5 बताया गया है कि जलौका लगा के या फिर इंजेक्शन सिरिंज के द्वारा भी आप इसको निकाल सकते हैं। आजकल सिरिंज का भी इस्तेमाल होता है। जलौका, श्रिंग, अलाबू, ये सब एंशिएंट मतलब पहले जमाने में यूज होता था। तो इसके माध्यम से क्या होता है, ये स्किन के ऊपर लगाया जाता है और ये जो दूषित रक्त होता है वो बाहर निकल जाता है इस प्रोसेस से। इसको हम लोग रक्त मोक्षण बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पंचकर्म में जो 5 प्रोसीजर हैं वो क्या क्या है। तो वमन, विरेचन, आस्थापन वस्ती, अनुवासन वस्ती और नस्य, ये 5 बताए गए हैं चरक और भागवत द्वारा। और वमन, विरेचन, वस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण बताया गया है सुश्रुत द्वारा। तो आप ये सारे नाम याद रखिएगा, इनमें से ये 5 आए या फिर ये 5 आए, दोनों ही करेक्ट आंसर हैं, ओके। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास पंचकर्म के बारे में और क्या क्या जानकारी है जो हमें जाननी चाहिए। तो चरक संहिता में सिद्धि स्थान में पंचकर्म के बारे में वर्णन किया गया है डिटेल में। सुश्रुत संहिता में चिकित्सा स्थान में वर्णन किया गया है। अष्टांग हृदय में कल्प स्थान में वर्णन किया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग संहिताएं पढ़ेंगे तो वहां पे कौन से स्थान में आपको पंचकर्म का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि सुश्रुत संहिता में कौन से स्थान में पंचकर्म का वर्णन आया है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, तब आपका आंसर होगा चिकित्सा स्थान। तो कौन सी संहिता में कौन से स्थान में ये पंचकर्म बताया गया है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वमन द्रव्य, विरेचन द्रव्य बताए गए हैं। तो वमन जो होता है ऊपर के मार्ग से होता है, विरेचन होता है नीचे के मार्ग से, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा महाभूत का प्रिडोमिनेंस आ जाता है कि जो मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं वो कौन से महाभूत वाला होना चाहिए कि वो उस तरह का इफेक्ट दिखाएगा, ओके। तो वमन द्रव्य में जो मेडिसिन होती हैं वो अग्नि और वायु महाभूत प्रधान होती हैं। अग्नि और वायु महाभूत प्रधान होती हैं। तो ये क्या होती है, ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की ओर जाती है। ये हल्की होती है ना, वायु होती है, और अग्नि भी ऊपर की ओर जलती है। आप लोगों ने अगर देखा हो तो एयर और फायर, ये दोनों एलिमेंट होते हैं आपके वमन द्रव्य में। ये बहुत क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और विरेचन द्रव्य जो है, विरेचन द्रव्य में जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है। तो जल हमेशा नीचे की तरफ बहता है और पृथ्वी भी नीचे ही रहता है ना, मतलब उसका एक वजन रहता है, तो ग्रेविटी रहती है उसमें, इसीलिए ये जो दोष है ये नीचे की तरफ से बाहर निकलते हैं। तो जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान होते हैं ये मेडिसिन जो विरेचन के लिए यूज किए जाते हैं, ओके। तो ये दोनों चीजें आप लोग याद रखिएगा, काफी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। वमन द्रव्य कौन से महाभूत प्रधान है और विरेचन द्रव्य कौन से महाभूत प्रधान है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद देखिए वमन औषध के गुण बताए गए हैं। तो कुछ जैसे उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी, विकासी और ऊर्ध्व भाग प्रभाव वाले जो गुण होते हैं इन द्रव्यों में, ये सारे गुण आपके मौजूद होते हैं वमन औषध में। वमन के बारे में भी हम लोग और पढ़ेंगे डिटेल में आगे। तो जिस क्लास में हम लोग वमन के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम लोग और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद आइए देखते हैं क्या दिया गया है पॉइंट। The word Panchakarma appears for the first time in चरक संहिता सूत्रस्थान 2nd chapter। तो ये भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जो पंचकर्म शब्द है ये किस संहिता में मिलता है? चरक संहिता में मिलता है। और कहाँ? सूत्रस्थान के 2nd chapter में ये मिलता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, आचार्य चरक ने डिस्क्राइब किया है वमन विरेचन, निरोहवस्ती, अनुवासनवस्ती, शिरोविरेचन। नस्य को शिरोविरेचन भी बोला जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट और मिल गया आपको। तो नस्य लिखा हो या फिर शिरोविरेचन लिखा हो
दोनों ही सेम चीजें होती हैं। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे कि शिरोविरेचन क्या है, एक अलग आ गया। शिरोविरेचन मीन्स सिर से विरेचन कराना, विरेचन मीन्स दोषों को बाहर निकालना, है ना। तो सिर में जो दोष हैं, शिरोरोग में जो सारी दोष प्रकुपित हो जाते हैं, उनको बाहर निकालने के प्रोसीजर को शिरोविरेचन बोला जाता है। तो ये भी नस्य को ही बोला जाता है शिरोविरेचन, ये आप लोग याद रखिएगा। और क्या दिया गया, शारंगधर और भाव प्रकाश ने भी यही 5 पंचकर्म माने हैं चरक के साथ। तो इसके बाद देखिए सुश्रुत ने क्या दिया है, ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्तमोक्षण। इन्होंने वस्ति में अनुवासन और निरूह दोनों ही माना है। निरूह वस्ति आपकी कौन सी वस्ति होती है, आस्थापन वस्ति होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। निरूह वस्ति जो होती है वो आस्थापन वस्ति होती है। ओके, ये टर्म्स हैं तो सेम है, जैसे कि सिनोनिम्स हम लोगों ने पढ़े थे, है ना। तो ये निरूह और आस्थापन एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तो इस तरह से आप इसको पढ़िए। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, देखिए। तो डायग्राम में आपको कुछ प्रोसीजर्स लिखे हैं। रक्तमोक्षण ये पंचकर्म का पार्ट है, विरेचन भी पंचकर्म का पार्ट है। एक लिखा है स्वेदन, ये क्या होता है देखिए मैं बताऊंगी आपको। एक शिरोधारा लिखा हुआ है। वमन ये भी पंचकर्म का पार्ट है, नस्य पंचकर्म का पार्ट है और वस्ति पंचकर्म का पार्ट है। तो ये 5 आपके सही ऑप्शन है। स्वेदन या शिरोधारा इस तरह का अगर ऑप्शन आए पंचकर्म में तो वो गलत ऑप्शन है, ठीक है। वो पंचकर्म नहीं होता है, वो पंचकर्म से पहले कराया जाना वाला कर्म होता है, यानी जिसको हम लोग पूर्व कर्म बोलते हैं, ठीक। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी आगे। तो जब भी पंचकर्म में आपको ऑप्शन आए तो ऑप्शन में आपको वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य या फिर शिरोविरेचन लिखा हो और रक्त मोक्षण यही सिलेक्ट करना है। यही आपके 5 सही आंसर होंगे। ओके, और कोई भी प्रोसीजर वहां पे लिखा हो वो आपको सिलेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पंचकर्म थेरेपी इज इंक्लूडेड इन संशोधन थेरेपी। तो जैसे कि मैंने बताया कि बॉडी की प्यूरिफिकेशन के लिए, बॉडी को साफ करने के लिए, है ना, अंदरूनी, जैसे बाहर से हम साफ करते हैं, मतलब साबुन वाबुन लगा के अच्छे से नहा लेते हैं तो बाहर से बॉडी साफ हो जाती है। लेकिन अंदर के जो मैल है वो कैसे निकलेंगे, अंदर के मैल को साफ करने के लिए हमें ये प्रोसीजर्स कराने पड़ते हैं। इसको संशोधन थेरेपी भी बोला जाता है, ठीक। संशोधन थेरेपी। तो हमारी चिकित्सा विधि जो होती है, ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर होता है, उसमें 2 तरह का प्रोसीजर बताया गया है। एक है आपका संशमन विधि और एक है संशोधन विधि। संशमन विधि में हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे टर्म्स भी लिख देती हूँ, आप ये थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। संशमन और एक क्या है, संशोधन, ठीक है। तो संशमन में क्या होता है, इसमें हम लोग मेडिसिन दे के डिजीज को बॉडी के अंदर ही सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। डिजीज को बॉडी के अंदर खत्म कर देते हैं। तो जो भी दोष प्रकोपित होते हैं वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं जब आप मेडिसिन देते हो। संशोधन में क्या करते हैं, बॉडी से ये जो प्रकोपित दोष हैं यहाँ पे, इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। चाहे आप पंचकर्म में से कोई भी कर्म इस्तेमाल करके इसको बाहर निकालो। इसको बाहर अगर आप निकाल रहे हो दोषों को, तो हम इसको संशोधन बोलते हैं। इसलिए पंचकर्म थेरेपी को संशोधन थेरेपी में रखा गया है, क्योंकि इसमें आपके जो मार्ग है, ऊर्ध्व मार्ग आपका मुंह है, अधो मार्ग है गुद जिसको बोलते हैं, एनस बोलते हैं। तो इस मार्ग से हम लोग क्या करते हैं, सारे प्रकोपित दोषों को जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, डिजीज बना रहे हैं, इनको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग संशोधन थेरेपी बोलते हैं। इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अच्छा, जब हम लोग पंचकर्म कराते हैं तो उसमें 3 कर्म आते हैं मेन, ओके। 3 कर्म आते हैं जिसमें पूर्व कर्म रहता है, प्रधान कर्म रहता है और पश्चात कर्म रहता है, ओके। जो 5 मैंने आपको प्रोसीजर्स बताए, वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्त मोक्षण, ये आपके प्रधान कर्म में आते हैं, ठीक है, प्रधान कर्म। तो इसमें ये 5 प्रोसीजर्स आपके आते हैं। बाकी रह गया पूर्व कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में क्या होता है, पेशेंट की बॉडी को इन 5 कर्मों के लिए प्रिपेयर कराया जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई पेशेंट आपके पास आया, आपने तुरंत ही उल्टी वाली मेडिसिन पिला दी और वो उल्टी करने लगा, ऐसे उसके दोष बाहर नहीं निकलेंगे। सबसे पहले जो दोष उसकी बॉडी में जहां जहां है उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, उनको पोस्ट में लाना पड़ेगा। जो स्टोमक बताया गया है, आपका GIT सिस्टम है ना,
उसको हम लोग कोष्ठ बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपकी डायग्राम दी गई है, देखिए यहाँ पे ये जो जीआईटी सिस्टम है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है ना, तो ये कोष्ठ होता है। बाकी बॉडी में अलग जगहों पर जो भी दोष हैं उनको क्या किया जाता है, उनको पूर्व कर्म करा के कोष्ठ में लाया जाता है। ओके, सो आइदर आप स्टोमक में इकट्ठा कर लो या फिर इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसके बाद इस तरह से, है ना, तो इंटेस्टाइन में भी आप इकट्ठा कर सकते हो। सो ये सारे कोष्ठ में आ जाते हैं सारे दोष पूर्व कर्म करने से। अगर आप बिना पूर्व कर्म के करा रहे हो तो दोष कोष्ठ में नहीं आएंगे और आपका प्यूरिफिकेशन सही से नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है आपको कि पूर्व कर्म जरूर कराना है। पूर्व कर्म कराने से सारे जो प्रकोपित दोष हैं जो आपकी बॉडी में फैले हुए हैं तो वो सारे कोष्ठ में आ जाते हैं। उसके बाद कोष्ठ में आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, या तो ऊपर के मार्ग से वमन करा के उनको बाहर निकाल दो, या फिर नीचे के मार्ग से एनस से विरेचन करा के या वस्ती दे के आप कोई भी प्रोसीजर करा के इसको बाहर निकाल सकते हो। तो ये प्रधान कर्म आप कर सकते हो। उसके बाद पश्चात कर्म होते हैं। प्रधान कर्म करने के बाद दोष जब बाहर निकल जाते हैं उसके बाद फिर कुछ कर्म बताए गए हैं जिसको करना चाहिए ताकि बॉडी के सारे फंक्शंस जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएं। ठीक है, तो मैं ये आपको बताऊंगी धीरे धीरे। पंचकर्म में ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे क्या क्या है और इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जरूर बने रहिएगा और सारी क्लासेस आप लोग अटेंड करिएगा। इसके बाद भी जो क्लासेस आएंगी वो भी पंचकर्म की ही आएंगी, तो वो आप लोग जरूर अटेंड करिएगा। ओके, तो इसके बाद आता है पूर्व कर्म। सबसे पहले पूर्व कर्म है। पूर्व कर्म क्या होता है? पूर्व कर्म में 3 तरह के कर्म किए जाते हैं, 3 टाइप्स इसमें बताए गए हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? पाचन किया जाता है। ओके, पाचन मीन्स जो हमारी जो अग्नि है यानी जठराग्नि जो होती है जिससे हमारे खाने पीने की चीजों का पाचन होता है। ठीक, तो क्या होता है, बीमारी जब आ जाती है बॉडी में उसमें आपका जो ये पाचकाग्नि है, ये जो जठराग्नि है जिसको पाचन का कर्म करता है, ये मंद हो जाती है, ये कमजोर हो जाती है, ये आपके खाने का पाचन सही से नहीं कर पाती है। और जब खाने का पाचन सही से नहीं होता है तो क्या फॉर्म होता है, वहां पे क्या बनता है? आम की उत्पत्ति होती है। अपक्व अन्न रस को हम लोग आम बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छे से ये पाचन नहीं हुआ इसीलिए आम की उत्पत्ति हुई। अब ये आम क्या होता है, ये आपके पूरे इधर ट्रैक्ट में घूमता रहता है आम, और ये बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो जाता है। ठीक है, बॉडी में ये हर जगह एब्जॉर्ब होके क्या करता है? बीमारी पैदा करता है। बॉडी में हर जगह ये एब्जॉर्ब होता है और जहां पे जाके जमा हो जाता है वहां पे ये बीमारी पैदा करता है। ठीक है, तो इस आम को सबसे पहले खत्म करना है और हमारी जो जठराग्नि है जो कि डिस्टर्ब हो गई है, वीक हो गई है, उसको हमें सही करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? पाचन औषधि देनी पड़ेगी। तो दीपन पाचन औषधि आप लोग दे सकते हो, पेय के रूप में, चूर्ण के रूप में, क्वाथ के रूप में, या फिर कोई वट्टी आप दे सकते हो जो दीपन पाचन कराता हो। ठीक, ये सबसे पहला प्रोसीजर है। कोई भी पेशेंट आपके पास आए, अगर आप कोई मेडिसिन उसको देना चाहते हैं या फिर कोई प्रोसीजर उस पे करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका दीपन पाचन कराइए, क्योंकि अगर अग्नि सही नहीं होगी तो कोई भी मेडिसिन उस पे काम नहीं करेगा, असर नहीं करेगा। ठीक है, और पेशेंट यही बोलेगा कि डॉक्टर साहब ने क्या दवाई दी, हमें तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। जब उसकी पाचकाग्नि ही सही नहीं है तो जो दवाई आप दे रहे हो उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, वो अपना असर कैसे दिखाएगा? तो कोई भी पेशेंट आपके पास आता है उसकी पाचकाग्नि को पहले सही करने की आप कोशिश कीजिए। उसके लिए बहुत तरह की दवाइयां मिलती हैं, मेडिसिन आती हैं, हमारी प्रिपरेशन आती हैं आयुर्वेद में, वो प्रिपरेशन आपको देने हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले दीपन पाचन कर्म कराया जाता है। दीपन मीन्स अग्नि का दीपन और पाचन होता है आम का पाचन। ठीक है, जो आम उसकी बॉडी में घूम रहा है, बीमारी पैदा कर रहा है हर जगह, उसका पाचन करा दें और जो अग्नि वहां पे स्थित है इस अग्नि का हम दीपन कराएं, यानी इसको बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, सो पाचन या दीपन पाचन आपका सबसे पहला कर्म है पूर्व कर्म में। अब दीपन पाचन हो गया। दीपन पाचन हो गया करके कैसे पता चलेगा? उसकी जो बॉडी की नॉर्मल टेंडेंसी है वो वापस आ जाएगी। नॉर्मल टेंडेंसी का मतलब क्या है? उसको सही से भूख लगने लगेगी, उसका पाचन तंत्र बिल्कुल सही काम करने लगेगा, उसको थकावट नहीं होगी,
उसका दर्द वगैरह अगर है बॉडी में, जैसे सुबह उठते हुए ऐंठन होती है, दर्द होता है, काफी लोगों में पाया जाता है ना, खाना पाचन नहीं हुआ होता है, पेट भारी भारी लगता है, ये सारे सिम्टम्स उसके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उसका स्टूल क्लियर होने लगेगा, पेट साफ हो जाएगा, बाउल क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। तो दीपन पाचन जब हम करा देंगे तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो 2 कर्म और बताए गए हैं, स्नेहन और स्वेदन। ठीक है, स्नेहन और स्वेदन आपको कराना है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, स्नेहन क्या होता है और स्वेदन क्या होता है। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्नेहन कर्म पे। स्नेहन कर्म क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये भी पूर्व कर्म में ही आता है। पहले हम लोग पूर्व कर्म पढ़ेंगे, उसके बाद प्रधान कर्म पढ़ेंगे, उसके बाद पश्चात कर्म पढ़ेंगे। ओके, तो पूर्व कर्म में पाचन मैंने आपको बताया, दीपन पाचन कैसे करना है, क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद जो स्नेहन और स्वेदन का प्रोसीजर है वो हमें करना है। स्नेहन और स्वेदन करने से क्या होगा, ये जो दोष फैले हुए हैं पूरी बॉडी में, ये आपके द्रवीभूत होके पिघल के आपके कोष्ठ में आ जाएंगे। ठीक है, कोष्ठ में यानी आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आ जाएंगे ये। तो ये स्नेहन और स्वेदन का प्रोसीजर हमें करना होता है सारे दोषों को कोष्ठ में लाने के लिए। इतना आप लोग याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि पूर्व कर्म में जो स्नेहन और स्वेदन विधि बताई गई है वो क्यों की जाती है। तो आपका सही ऑप्शन होगा कि सभी प्रकोपित दोषों को शाखा से कोष्ठ में लाने के लिए ये प्रोसीजर कराया जाता है। ओके, शाखा हम लोग पेरिफेरल पार्ट को बोलते हैं, अपने धातुओं को बोलते हैं, है ना। तो जितनी भी धातुएं हैं, जहां जहां भी दोष हमारा स्थित है, उन सबको कोष्ठ में लाने के लिए हम लोग स्नेहन और स्वेदन कराते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। स्नेहन कर्म या स्नेहन क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। स्नेह द्रव्य, सबसे पहले जो स्नेह बताया गया है, स्नेह द्रव्य क्या होते हैं। तो कुछ घी है, आपका तेल है, ये सब स्नेह द्रव्य होता है। आप सभी को पता है खाना बनाते वक्त हम लोग तेल और घी का इस्तेमाल करते हैं ना। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको एनिमल के भी वसा और मज्जा, जो हम बोलते हैं वसा और मज्जा, ये भी आपके स्नेह का ही प्रकार है। जो लोग एनिमल मीट वगैरह खाते हैं, मछली खाते हैं, है ना, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, तो उनको एनिमल से भी स्नेह मिलता है। तो रेगुलर हम इसका यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्नेह कर्म में हम ये जो ऑयल है या फिर घी है, इसका मेडिकेटेड फॉर्म यूज करते हैं, जिसमें मेडिसिन्स जो आपका तेल पाक और घृत पाक होके मेडिसिन्स उसमें मिला के बनाई जाती हैं, मेडिकेटेड घी या मेडिकेटेड ऑयल, वो हम लोग पेशेंट को पिलाते हैं। ठीक है, अब स्नेहन कर्म में ये पिलाने वाला प्रोसीजर भी है और एक्सटर्नल स्नेहन कर्म भी है। तो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी आगे। आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। सो स्नेहन कर्म का सबसे पहला पॉइंट है, द प्रोसेस व्हिच मेक्स द बॉडी स्निग्ध इज नोन एज स्नेहन। तो ये शरीर को स्निग्धता देता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों में आप लोगों ने देखा होगा आपकी स्किन एकदम ड्राई हो जाती है विंटर्स में, लेकिन जो लोग रेगुलरली घी का इस्तेमाल करते हैं, तेल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे खाने के लिए हो चाहे लगाने के लिए हो, उनकी बॉडी इतनी रूक्ष नहीं होती है। तो जो ऑयलीनेस अपनी आपकी बॉडी में होता है उसको स्निग्धता बोली जाती है। ठीक है, तो हम लोग स्नेहन करा के बॉडी को पहले स्निग्ध करते हैं। स्निग्ध ऑयल मतलब उसमें ऑयलीनेस को पैदा करते हैं। ठीक, इट प्रोड्यूसेस स्नेह, विस्यंदन, मृदुत्व एंड क्लेदत्व टू द बॉडी। तो ये बॉडी को सॉफ्ट बना देता है। जो हमारी बॉडी, हमारे टिश्यूज एकदम हार्ड हो गए हैं, ये स्नेहन कर्म हमारी बॉडी को सॉफ्टनेस देता है, एक पल्पीनेस देता है। ठीक, इट डिस्ट्रॉयज वात, रेंडर्स मृदुत्व एंड विनिहंति संगम ऑफ मलस। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये वात का नाश करता है। जो वात बढ़ा हुआ है, वात दोष जो होता है वो अगर आपका बढ़ जाए तो स्नेहन कर्म से ये नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाता है। ओके, और रेंडर्स मृदुत्व को बढ़ाता है, हमारे शरीर को मृदु बनाता है, इसकी रफनेस को कम कर देता है। और विनिहंति संगम ऑफ मलस, इसका मतलब क्या है, जो हमारे मल हैं, जो जिसमें स्वेद आता है, मूत्र आता है और पुरीश आता है ना, तो ये 3 तरह के मल बताए गए हैं।
आप लोग शरीर क्रिया की वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हम लोगों ने ये सारे दोष धातु मल डिटेल में डिस्क्रिप्शन किए हैं, तो वो आपको वहां से आप लोग जरूर देखिएगा, उसको अटेंड करिएगा। तो हमारे जो मल होते हैं वात वृद्धि के कारण या फिर बीमारी के कारण मलों में संग आ जाता है। जो मल हमारी बॉडी से निकल जाना चाहिए वो निकलता नहीं है प्रॉपरली, वो जमा होने लगता है बॉडी में। और आप लोग सोचे, एक दिन अगर सुबह आपका पेट साफ ना हो तो पूरा दिन आपका खराब जाता है। ऐसा लगता है ना, अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि पेट भारी भारी है, सर में दर्द हो रहा है। तो इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं मल संग की वजह से होते हैं, ये मल बाहर नहीं निकला है। लेकिन जब स्नेहन कर्म हम करते हैं तो ये मल का जो संग है, जो वहां पे उन्होंने गट्ठर बांध रखा है मल का, है ना, हमारी बॉडी में, वो उसको तोड़ देता है। ठीक, विनिहंति मतलब उसको नष्ट कर देता है उस संग को, और उसको बाहर निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट है पॉइंट देखिए, द्रव सूक्ष्म सर स्निग्ध पिच्छिल शीतल गुरु एंड मंद आर द क्वालिटीज ऑफ स्नेह द्रव्य। तो जो स्नेह द्रव्य हम इस्तेमाल करते हैं, तेल, घी, वसा, मज्जा, ये जिस किसी भी फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज आप लोग याद रख लीजिएगा। द्रव सूक्ष्म, मैं इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ आपकी सुविधा के लिए। द्रव सूक्ष्म सर स्निग्ध पिच्छिल शीतल और गुरु और मंद। ठीक है, तो ये क्वालिटीज हैं आपकी स्नेह द्रव्यों की। जो द्रव्य हम इस्तेमाल करेंगे स्नेहन कर्म के लिए, उनमें ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। ओके, तो ये क्वालिटीज आप लोग याद रखिएगा। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि स्नेह द्रव्य की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। तो ऑप्शन में ये इसमें से कोई भी ऑप्शन आया होगा तो आपका सही आंसर होगा, और इसके अलावा कोई ऑप्शन और अदर ऑप्शन आया हो तो वो गलत होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्नेह। तो मैंने आपको बताया था कि स्नेह बहुत तरह के होते हैं, है ना, तो उसमें देखिए क्या क्या क्लासिफिकेशन किया गया है। एज पर सोर्स, स्नेह हमें कहाँ से मिल रहा है, एनिमल सोर्स है या फिर प्लांट सोर्स है, तो उसके हिसाब से स्थावर और जांगम, इस तरह से इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। स्थावर मीन्स प्लांट या वेजिटेबल से, किसी तरह के फ्रूट से अगर हमें तेल मिल रहा है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर ऑयल। यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है ना, मस्टर्ड ऑयल, तिल का तेल है, ऑलिव ऑयल है। तो इस तरह के जो यूकेलिप्टस के पत्ते, यहाँ पे देखिए यूकेलिप्टस से भी तेल निकलता है। तो पेड़ पौधों से जो हमें तेल मिलता है उसको हम लोग स्थावर ओरिजिन कहते हैं, स्थावर स्नेह कहते हैं। और एनिमल से जो स्नेह हमें मिलता है उसे हम लोग जांगम बोलते हैं। एनिमल, गाय का घी, भैंस का घी, और तेल भी मिलता है ना, मछली के लीवर से तेल बनाया जाता है, अगर आप लोगों ने सुना हो, कॉड लीवर ऑयल, तो ये भी मिलता है। उसके साथ वसा मिलती है और मज्जा मिलती है। वसा क्या होता है, मांस का स्निग्ध भाग, यानी जो मांस मीट के ऊपर जो चर्बी जमी होती है, अगर आप लोगों ने देखा हो सफेद सफेद रंग की, लाइट येलो कलर की जो चर्बी जमी होती है उसको हम लोग वसा बोलते हैं। और मज्जा क्या होती है, बोन मैरो, हड्डी के अंदर जो आपकी सॉफ्ट टिश्यू रहती है उसको बोन मैरो बोलते हैं, वो आपकी मज्जा होती है। ठीक है, तो वो भी स्नेह द्रव्य होता है, वो भी बॉडी को ऑयली बनाता है। ठीक, तो ये चार बताए गए हैं, तेल, घी, वसा और मज्जा, ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ स्थावर स्नेह। स्थावर स्नेह का क्लासिफिकेशन सुश्रुत जी ने बताया है, तो उन्होंने 12 तरह की यहाँ पे क्लासिफिकेशन की है। विरेचन उपयोगी, विरेचन के उपयोगी जो स्नेह होते हैं, विरेचन उपयोगी उसे बोला जाता है। शिरो विरेचन उपयोगी, वमन उपयोगी, दुष्ट व्रण उपयोगी, महाव्याधि उपयोगी, मूत्र संग उपयोगी, अश्मरी उपयोगी, प्रमेह उपयोगी, पित्त संश्रित व्याधि उपयोगी और कृष्णीकरण उपयोगी, पांडुकरण उपयोगी, कुष्ठ उपयोगी। ठीक है, तो इस तरह से डिजीज वाइज इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है कि कौन सा डिजीज में कौन सा ऑयल या कौन सा घी आपका काम करेगा। वेजिटेबल की घी भी निकलती है ना, वेजिटेबल ओरिजिन से, डालडा, जैसे डालडा होता है तो सैचुरेटेड फैट होता है, वो भी घी की तरह होता है ना।
तो इस तरह से ये स्थावर स्नेह का क्लासिफिकेशन इन्होंने डिजीज वाइज किया है। इसके बाद देखते हैं क्या पॉइंट है, एज पर मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। अगर हम लोग इंटरनल यूज करते हैं तो उसको आभ्यंतर स्नेह बोला जाएगा, अगर इसको हम एक्सटर्नल यूज करते हैं तो बाह्य स्नेह बोला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई तेल हम लोग ऊपर मालिश करते हैं, अपने घुटनों में मालिश करते हैं, बॉडी पे मसाज करते हैं, सर पे मालिश करते हैं, है ना, तो इसको हम लोग एक्सटर्नल या बाह्य स्नेह बोलेंगे। और जब हम लोग इसको खाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए चावल के साथ ये मिला के घी खाया जा रहा है ना, तो उसको हम लोग आभ्यंतर यूज बोलते हैं। आभ्यंतर, इंटरनल आप इसको यूज कर रहे हैं। तो एज पर यूज आप लोग बाह्य और आभ्यंतर इस तरह के इसका भेद बताया गया है। उसके बाद आभ्यंतर स्नेह के दो भेद बताए गए हैं, अच्छपेय और विचारणा। ओके, अच्छपेय इस तरह से ये लिखा जाता है, अच्छपेय और विचारणा। ओके, तो अच्छपेय और विचारणा स्नेह ये दो प्रकार के स्नेह होते हैं जो कि आभ्यंतर इस्तेमाल होते हैं। और आप अच्छपेय में क्या होता है, हम लोग घी जैसे है तो घी को हम ऐसे ही पी लेते हैं, और विचारणा क्या होता है, घी को हम किसी चीज में मिला के जब लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो फोटो दी गई देखिए, अगर ये घी हम डायरेक्टली ऐसे पी लें गर्म करके तो इसको अच्छपेय बोला जाएगा, और जब हम चावल के साथ मिला के लें या किसी और चीज के साथ मिला के लें तो उसको विचारणा बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग ट्रीटमेंट वाइज पढ़ रहे हैं तो ट्रीटमेंट वाइज इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। द प्योर स्नेह विदाउट मिक्सिंग एनी सब्सटेंस एडमिनिस्टर्ड इज नोन एज अच्छपेय। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि अगर प्योर स्नेह, जो प्योर घी है, तेल है, वसा है, मज्जा है, जो भी है, उसको अगर आप ऐसे ही ले रहे हैं किसी चीज में ना मिला के तो उसको अच्छपेय बोला जाता है। और स्नेह मिक्स्ड विद ईटेबल्स, कोई खाने की चीज के साथ मिला के ले तो विचारणा स्नेह बोला जाता है। और इसके 24 प्रकार बताए गए हैं विचारणा स्नेह के, क्योंकि अच्छपेय तो एक ही प्रकार है, आपने घी उठाया पी लिया, लेकिन विचारणा में 24 प्रकार की विचारणाएं बताई गई हैं। तो उसमें क्या क्या आता है ये देखते हैं। सबसे पहले है ओदन। ओदन मीन्स राइस के साथ अगर आप मिला के ले रहे हो। देन विलेपी, मांस, वसा, दुग्ध, दधी, यवागु, सूप, साग, यूष, खंड, सक्तु, तिलपिष्ट, काम्बलिका, मद्य, लेह, भक्ष्य, अभ्यंग, गंडूष, कर्णपूरण, नासातर्पण, अक्षितर्पण, वस्ती और उत्तर वस्ती। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर स्नेह यूज किया जाए, ये 24 जो प्रोसीजर्स बताई गई हैं उनमें से जो भी प्रोसीजर आप यूज कर रहे हो तो उसको हम लोग विचारणा स्नेह कहेंगे। ओके, तो ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा जैसा मैंने बताया, और इसको याद कर लीजिए। 24 विचारणा स्नेह हम किसे किसे कहते हैं। ठीक, अब आप लोगों को यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ऊपर से यहाँ पे 17 तक तो सारे खाने पीने की चीजें थी, उसके बाद 18 नंबर से देखिए अभ्यंग, गंडूष, कर्णपूरण, ये सब एक्सटर्नल वाले आ गए, है ना। तो विचारणा में दोनों ही तरह के स्नेह का प्रयोग आता है, आभ्यंतर स्नेह और बाह्य स्नेह। जो लोग अच्छपेय नहीं ले पाते हैं, घी नहीं पी पाते हैं, उनमें ये सारे प्रोसीजर यूज करके आप विचारणा स्नेह देकर स्नेहन का जो कर्म है, जो उसका एम है, वो हासिल कर सकते हैं। ओके, तो इसमें सारे प्रोसीजर्स आते हैं। ये सिर्फ आभ्यंतर स्नेह ही नहीं, बाह्य स्नेह का भी कॉम्बिनेशन है विचारणा। ठीक है, तो विचारणा या प्रविचारणा स्नेह इसको बोला जाता है। 24 प्रकार के होते हैं, जिसमें इंटरनल यूज के भी स्नेह आते हैं और एक्सटर्नल यूज के भी कुछ प्रोसीजर्स आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए बाह्य स्नेह जो बताया गया है उसमें बहुत तरह के प्रोसीजर्स होते हैं जो हम लोग कर सकते हैं, जिसमें देखिए अभ्यंग, अभ्यंग यानी मालिश करना, लेप लगाना। ठीक है, तेल या घी मिला के आप उसको लेप लगा सकते हो। उद्वर्तन करना मतलब ऊपर से उसको ड्राई जो पाउडर फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। मर्दन करना, है ना, मर्दन भी एक तरह का मालिश होता है। पादघात करना या परिषेक करना, स्नान वहन करना, देन गंडूष करना। गंडूष में मुंह में तेल भर के या जो भी जिस चीज से गंडूष करना बताया गया हो
वो मुंह में भर के आपको स्थिर रखना है, तो उसको गंडूश बोला जाता है। कुछ टाइम तक आपको ऐसे रखना है, गंडूश धारण करना है, ठीक, मुंह हिलाना नहीं जाता उसमें। उसके बाद है देखिए सिर का तर्पण करना, सिर का अभ्यंग करना, सिर का सेक करना, सिर का पिचू धारण करना, सिरोवस्ती आता है, अक्षि तर्पण, नासा तर्पण, कर्णपूरण, मस्तिष्क और आता है स्नेह अवगाहन। ठीक है, स्नेह अवगाहन यानी एक टब में स्नेह द्रव्य भर के उसमें बैठ जाओ, आराम से लेट जाओ, तो ये स्नेह अवगाहन होता है। तो ये बहुत सारे प्रोसीजर्स है, और भी प्रोसीजर्स है, जैसे कटिवस्ती है, पृष्ठवस्ती है, तो ये एक्सटर्नल दी जाती है, बहुत सारे प्रोसीजर्स उसमें आते हैं। तो एक्सटर्नली हम अगर स्नेह का इस्तेमाल करें बॉडी पे, चाहे वो किसी भी प्रोसीजर से हो, हम उसको बाह्य स्नेह में रखेंगे। उसके बाद एक है सद्य स्नेह। सद्य स्नेह क्या होता है? स्नेह अगर हम एक ही दिन में कराएं तो उसको सद्य स्नेह बोला जाता है। इट इज यूजफुल फॉर चिल्ड्रन, ओल्ड एंड वीक पर्सनैलिटीज, जो कि घी तेल बहुत ज्यादा मात्रा में ज्यादा दिनों तक, 3 दिन 5 दिन 7 दिनों तक नहीं ले सकते हैं, उनको सिर्फ एक दिन का स्नेह आप दे सकते हो। तो छोटे बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, या कमजोर लोग जो हैं, उनको हम लोग सद्य स्नेह करा सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? इन दिस मेथड मीट जूस विथ लिटिल स्नेह और पेया विथ स्नेह, तिल चूर्ण पेया विथ क्षीर आर यूज। तो इस तरह से मांस रस में स्नेह मिला के, पेया में स्नेह मिला के, या तिल का चूर्ण करके, या पेया में दूध मिला के आप उनको पिला सकते हो, जिससे सद्य स्नेह हो जाता है, उनकी बॉडी एक दिन में स्निग्ध हो जाती है। ओके, इसके बाद देखिए स्नेह द्रव्य जो होते हैं हमारे, उनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो स्नेह द्रव्य में सबसे पहले आता है घृत। घी जो हमें हमारा होता है उसको हम लोग घृत बोलते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? वात पित्त शामक होता है, वात और पित्त दोनों का शमन करता है। दाह शामक होता है, अगर कहीं पे जलन वगैरह हो रही है तो उसको शमन करता है। स्वर वर्ण प्रसादक, स्वर और वर्ण को सही करता है, अच्छा बनाता है। ठीक है, रस और ओज का वर्धन करता है ये। ठीक, और इसको किस डिजीज में यूज करना चाहिए? वात पित्त रोग अगर हो, नेत्र रोग हो, क्षत क्षीण हो, इट शुड बी एडमिनिस्ट्रेड इन शरद ऋतु। शरद ऋतु में भी घी आपको यूज करना चाहिए स्नेहन कर्म के लिए। इसके बाद है तेल। तेल की प्रॉपर्टीज में वात हर प्रॉपर्टी आती है और कफ हर प्रॉपर्टी आती है। ओके, घी आपका वात पित्त शामक होता है, तेल आपका वात और कफ शामक होता है। देन त्वचा होता है, ये त्वचा के लिए अच्छा होता है। नेत्र रोग हो तो उसमें भी आप दे सकते हैं। कृमिघ्न होता है, कृमि अगर हो तो उसमें भी तेल से स्नेहन कराया जाता है। इंडिकेशन कौन कौन से डिजीज में आप इसको दे सकते हैं? कफ मेद वृद्धि अगर हुआ हो, वात रोग हो, बल वर्धन कराना हो, आपको बल वर्धनार्थ लिखा है। ठीक है, गात्र स्थिरत्व, गात्र मींस बॉडी को स्थिरता अगर प्रदान करनी हो। नाड़ी व्रण रोपण अगर आपको करना हो, नाड़ी व्रण है किसी को, फिस्टुला है, तो वहां पे अगर रोपण कर्म करना है, उसको हीलिंग कराना है, तो वहां पे आप लोग तेल यूज कर सकते हैं। इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन वर्षा और प्रावृत ऋतु। तो वर्षा ऋतु में अगर आप प्रोसीजर कर रहे हैं, या प्रावृत ऋतु में, वर्षा से पूर्व जो होता है टाइम, उसको प्रावृत ऋतु बोला जाता है। अगर उसमें आप लोग प्रोसीजर कर रहे हैं तो आपको तेल यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है वसा और मज्जा। तो वसा आप लोग देख सकते हैं, जैसे इसके ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन है, ये पूरा फैट होता है ना, जो मांस में मीट में लगा होता है। तो यहाँ पे भी आप लोग नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो सारा फैट टिश्यू है, इसको हम लोग वसा बोलते हैं। ये एनिमल से मिलता है। ठीक, और मज्जा क्या होती है? बोन। बोन के अंदर जो ये टिश्यू है आपकी, बोन मैरो, इसको मज्जा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्या प्रॉपर्टीज है इसकी? वातग्न और रक्त पित्त नाश करता है। वातग्न होता है, वात का शमन करता है, और रक्त पित्त अगर हो, रक्त दूषित हो, पित्त दूषित हो, तो वहां पे वसा और मज्जा काफी हेल्पफुल होता है, वहां पे वसा और मज्जा यूज करना चाहिए। इंडिकेशन कहाँ पे हमें इसे देना चाहिए? अति रूक्ष, रूक्षता बहुत ज्यादा हो, ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो, शुक्र का क्षय हो गया हो, रक्त का क्षय हुआ हो, कफ का क्षय हुआ हो, मतलब कम हो गया हो, मेद का क्षय हुआ हो। तो शुक्र, रक्त, कफ और मेद अगर ये कम हो गया है, पेशेंट में क्षय हो गया है, तो वहां पे आपको वसा और मज्जा इस्तेमाल करना चाहिए। और वसंत ऋतु में अगर आप प्रोसीजर करा रहे हैं तो भी वसा और मज्जा आपको यूज करना चाहिए। ठीक है,
शीत स्नेह और उष्ण स्नेह आर एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम रिस्पेक्टिवली। ये भी आपको ध्यान रखना है। शीत स्नेह, आपको अगर शीतल प्रॉपर्टी वाला स्नेह आप ले रहे हो तो दिन में उसको यूज करना है, और उष्ण प्रॉपर्टी वाला स्नेह अगर ले रहे हो तो रात में उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें याद रखने हैं स्नेहन कर्म में। तो प्योर स्नेह अगर है, प्योर स्नेह सिर्फ घी सिर्फ तेल है तो उसको हम लोग अच्छपेय बोलते हैं। कॉम्बिनेशन विद ईटेबल्स, किसी चीज के साथ अगर आप मिला के दे रहे हो तो उसको विचारणीय बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू आउट ऑफ घृत तेल वसा मज्जा, घृत तेल वसा मज्जा में से कोई दो अगर आप मिला के दे रहे हो, घृत और तेल का कॉम्बिनेशन आपने कर लिया या घृत और वसा का कॉम्बिनेशन कर लिया, तेल और मज्जा का कॉम्बिनेशन कर लिया, तो उसको हम लोग यमक स्नेह बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 3 आउट ऑफ घृत तेल वसा मज्जा, उसको त्रिवृत बोला जाता है। ठीक है, ये टर्म्स आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और अगर चारों चीजें आप मिला के दे रहे हो, घृत तेल वसा और मज्जा, तो उसको महान स्नेह बोला जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देती हूँ, महान स्नेह या महास्नेह बोला जाता है। ये होता है त्रिवृत अगर 3 मिला के दें, यमक बोला जाता है अगर 2 मिला के दें। ठीक है, अच्छपेय विचारणीय तो बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, तो ये टर्म्स आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्नेह का अनुपान। तो जब हम लोग घी तेल वसा या मज्जा पिला रहे हैं, खिला रहे हैं, तो उसके बाद हमें क्या देना चाहिए, किस अनुपान के साथ उसको देना चाहिए ताकि बॉडी में वो बेटर डाइजेस्ट हो जाए और बेटर एब्जॉर्ब हो जाए। तो सबसे पहला अनुपान है उष्णोदक यानी गर्म पानी। ऑल स्नेह एक्सेप्ट तुवरक तेल एंड भल्लातक तेल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तुवरक तेल अगर आपने दिया है और भल्लातक तेल दिया है स्नेहन के लिए, तो वहां पे उष्ण जल आपको नहीं पिलाना चाहिए। बाकी सभी स्नेहों में आप उष्ण जल पिला सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि तुवरक तेल में या भल्लातक तेल में आपको उष्ण जल देना चाहिए कि नहीं, तो वहां पे आपका आंसर होगा नहीं देना चाहिए। और बाकी सभी ऑयल और घी में आप उष्णोदक दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यूष दिया जाता है तेल के साथ। तो तेल अगर आप पिला रहे हैं तो वहां पे आप यूष भी दे सकते हैं अनुपान के रूप में। वसा और मज्जा अगर आप दे रहे हैं तो मंड आपको देना है अनुपान के रूप में। ठीक है, वात प्रधान रोग अगर है, वात उसका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो वहां पे लवण और घृत का अनुपान दिया जाता है। पित्त प्रधान रोग हो तो सिर्फ घृत का अनुपान आप दे सकते हो, और कफ प्रधान रोग हो तो क्षार और त्रिकटु का अनुपान हम उसमें दे सकते हैं, यानी उसमें मिला के क्षार या त्रिकटु मिला के आप उसको पिला सकते हो। नेक्स्ट आता है स्नेह की मात्रा। तो चरक और वाग्भट ने ये बताई है स्नेह की मात्रा। ये कितनी मात्रा होनी चाहिए, कितनी मात्रा होती है स्नेह की। सबसे पहले आता है ह्रस्व मात्रा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ह्रस्व मात्रा। तो ये ह्रस्व मात्रा क्या होती है, डाइजेस्टेड इन 2 याम, 2 याम समय में ये डाइजेस्ट हो जाता है। अब याम क्या होता है, 1 याम आपका होता है 3 घंटे का समय, 3 आवर्स। ठीक, तो 2 याम कितना होगा, 6 घंटे का समय। ठीक है, तो 6 घंटे में जो मात्रा आपकी हजम हो जाए, मान लीजिए हमने 10 ml घी पिला दिया। ठीक है, तो 10 ml घी अगर आपका 6 घंटे में डाइजेस्ट हो जा रहा है तो हम उसको ह्रस्व मात्रा बोलेंगे। ये जो मात्रा होती है सभी पेशेंट के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसको ऐसे निर्धारित किया जाता है कि 20 ml आपने पिलाया, ठीक, 20 ml को पाचन होने में कितना टाइम लग रहा है, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि ये 20 ml उसके लिए ह्रस्व मात्रा है, मध्यम मात्रा है या उत्तम मात्रा है। फिर उसके बाद आप उसका डोज डिसाइड करोगे कि आगे हमें कितना डोज उसको देना है। ठीक है, तो ह्रस्व मात्रा आपकी 2 याम में या 6 घंटे में डाइजेस्ट होती है। और वृद्ध अवस्था हो, बाल अवस्था हो, सुकुमार हो, सुकोपचित हो, तो ऐसे केसेस में हमें ह्रस्व मात्रा ही इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि 6 घंटे में डाइजेस्ट हो जाए। अब इसके लिए आपको जैसे टेस्ट ट्रायल किया जाता है ना, 10 ml पिलाइए या फिर 15 ml पिलाइए, फिर देखिए कि कितने, सपोज 20 ml आपने पिला दिया और उसको डाइजेस्ट होने में 8 घंटे लग गए, है ना, तो उसके हिसाब से क्या होगा, आपको उसकी डोज कम करनी पड़ेगी। अगर आपको ह्रस्व मात्रा देना है तो कम करके फिर आप देखिए कि 15 ml दे के देखिए, 15 ml देंगे तो वो 6 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगी। ठीक है,
तो इस तरह से हिसाब करके आपको देना होता है। नेक्स्ट आता है मध्यम मात्रा। मध्यम मात्रा 4 याम में डाइजेस्ट होता है, यानी 12 घंटे का समय उसको लगता है। तो स्फोट, पीड़िका, कंडू, कुष्ठ, प्रमेह और वातरक्त, देखिए सारे स्किन डिजीजेस हैं, और प्रमेह आपको पता ही है डायबिटीज का केस है। तो ऐसे केसेस में अगर आप स्नेहन कर्म करा रहे हैं तो आपको मध्यम मात्रा यूज करनी चाहिए, जो कि 12 घंटे का समय लेती है डाइजेस्ट होने के लिए। उसके बाद आता है उत्तम मात्रा। ये 8 याम या 24 घंटे में डाइजेस्ट होता है। ये भी कुष्ठ में अपस्मार, उन्माद, सर्पदंश, सांप ने काट लिया, मूत्रकृच्छ, विसर्प, गुल्म, विबंध और बहुदोष, दोष बहुत ज्यादा हो तो वहां पे आपको उत्तम मात्रा यूज करनी चाहिए स्नेह की, जो कि 24 घंटे में पाचन होती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ये याम हिसाब याद रखना है। क्वेश्चन आता है उत्तम मात्रा स्नेह कितने याम में पाचन होता है, तो आंसर होगा 8 याम में पाचन होता है। और घंटों में पूछा गया हो कि कितने घंटे में पाचन होता है, मध्यम मात्रा स्नेह कितने घंटे में पाचन होता है, तो आंसर होगा 12 घंटे में। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है, 2, 4 और 8 याम, और घंटे में अगर आएगा तो 6 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे। ठीक है, उसके बाद देखिए सुश्रुत ने क्या बताया कि उन्होंने भी मात्रा के भेद बताए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है प्रथम मात्रा। प्रथम मात्रा 3 घंटे में हजम हो जाता है। ठीक है, तो ये उन्होंने नहीं बताया था, उन्होंने सिर्फ 6 घंटे वाला बताया था, ह्रस्व जो मात्रा बताई थी। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम मात्रा करके 5 तरह की क्लासिफिकेशन की है मात्राओं की। ठीक है, तो प्रथम मात्रा जो होती है वो 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाती है। अगर दोष अल्प हैं, थोड़े दोष हैं, तो हमें प्रथम मात्रा यूज करनी चाहिए। द्वितीय मात्रा जो होती है 6 घंटे में हजम हो जाती है, और मध्य दोष में हम इसको यूज करते हैं। तृतीय मात्रा जो होती है 9 घंटे में हजम होती है, और ये बहुदोष, बहुत ज्यादा दोष हो तो 9 आपको तृतीय मात्रा यूज करनी चाहिए। चतुर्थ मात्रा आपकी 12 घंटे में डाइजेस्ट होती है, और ग्रह है, मद है, मूर्छा है, ऐसे अगर दोष है, ऐसे डिजीजेस है, तो वहां पे चतुर्थ मात्रा यूज करनी चाहिए। उसके बाद आता है पंचम मात्रा, जो कि 24 घंटे में डाइजेस्ट होता है, और ग्रह दोष, विष, उन्माद, अपस्मार और कुष्ठ में आपको पंचम मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सुश्रुत का मतलब है। ठीक है, तो चरक और सुश्रुत इन लोगों ने जो बताया है, क्वेश्चन भी वैसे ही आता है। सुश्रुत अनुसार ये चतुर्थ मात्रा कितनी होती है, चरक अनुसार मध्यम मात्रा कितनी होती है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा दोनों का क्लासिफिकेशन। उसके बाद देखिए डल्हन ने एक ड्यूरेशन बताया है स्नेह का, कितने दिनों तक हमें देना चाहिए स्नेह। तो क्या बताया उन्होंने, अगर मृदु कोष्ठ हो तो 3 दिन में स्नेहन हो जाता है, 3 दिनों तक हमें स्नेहन कर्म कराना चाहिए। मध्यम कोष्ठ हो तो 4 से 5 दिन तक कराना चाहिए, और क्रूर कोष्ठ हो तो 7 दिन तक स्नेहन कराना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। ये ड्यूरेशन बताया गया है स्नेहन कर्म का कि कितने दिन आपको करना है। मृदु, मध्य और क्रूर कोष्ठ, पेशेंट का कोष्ठ कैसा है वो देख के आपको डिसाइड करना है कि कितने दिन हमें यहाँ पे स्नेहन कर्म कराना है। ठीक है, तो कितने दिन, मृदु कोष्ठ अगर होगा तो क्या होगा, उसका जो भी दोष बाहर घूम रहे हैं वो सब कम दिनों में आपके सॉफ्ट हो जाएंगे, स्निग्ध हो जाएंगे, है ना, और वापस कोष्ठ में आने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसका कोष्ठ मृदु है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है। 3 दिन, 4 से 5 दिन और 7 दिन इसका अंतर रहता है मृदु, मध्य और क्रूर कोष्ठ। उसके बाद क्या है, डाइट सजेस्टेड आफ्टर स्नेह। तो स्नेहन कर्म अगर कोई ले रहा है तो उसको किस तरह का डाइट लेना चाहिए। वो खाना तो खाएगा ही ना, सिर्फ घी पी के तो दिन भर नहीं रहेगा। तो जब उसका घी पाचन हो जाएगा और उसको भूख लगने लगेगी अच्छे से, तब हमें उसको कुछ आहार द्रव्य देना चाहिए, खाना देना चाहिए जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए। हल्का खाना देना चाहिए, बहुत ज्यादा गुरु खाना नहीं देना चाहिए। तो देखिए, द्रव, उष्ण, प्रमाण युक्त आहार इज इंडिकेटेड। तो जो आहार आप उसको दे रहे हो वो द्रव हो, यानी लिक्विड डाइट हो, उष्ण हो, गर्म होना चाहिए और प्रमाण युक्त होना चाहिए। तो आप कितना खाना उसको दे रहे हो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा आप उसको ना दो। बहुत ज्यादा दोगे तो उसको पाचन करने में दिक्कत होगी। और अभिसंधि, संकीर्ण भोजन, अति स्निग्ध भोजन उसको नहीं लेना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बताया गया। ठीक है,
तो ये इस तरह के आहार उसको नहीं लेने चाहिए, उसको अवॉइड करने चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा, द्रव, उष्ण और प्रमाण युक्त आहार बताया गया है। स्नेहपान के बाद आपको इस तरह का आहार लेना चाहिए। उसके बाद क्या पॉइंट है, इंडिकेशन ऑफ स्नेहन कर्म। तो स्नेहन कर्म का इंडिकेशन यानी कौन कौन से डिजीज में हमें स्नेहन कर्म कराना चाहिए। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है, चरक, वाग्भट और सारंगधर तीनों की लिस्ट दी गई है और यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखा है किसने क्या माना है। तो देखिए, स्वेद्य, जिनका स्वेदन कराना हो उनका स्नेहन आप करा सकते हो। संशोध्य, जिसका संशोधन कराना हो, संशोधन में 5 वो पंचकर्म आ जाते हैं, तो जिनका भी संशोधन कराना हो उनका स्नेहन आप करा सकते हैं। रूक्ष शरीर हो, वात विकार हो और मद्य सेवी हो, है ना, चिंता बहुत ज्यादा करता हो, स्त्री गमन करता हो, स्त्री नित्य सेवन करता हो, बाल हो, निर्बल हो, कृश हो, तो इन सबका स्नेह कर्म आपको कराना चाहिए, इंडिकेशन है ये। देन व्यायाम बताया गया है, जो लोग व्यायाम करते हैं तो उनको भी स्नेहन लेना चाहिए। वृद्ध लोगों को स्नेहन लेना चाहिए, वाग्भट जी ने बताया, ये आपका शॉर्ट फॉर्म वी वाग्भट के लिए है। रक्त से क्षीण हो तो वो भी स्नेहन ले सकते हैं। शुक्र क्षीण हो, अभिसंधि हो तो वहां पे भी आपको स्नेहन कराना चाहिए। तिमिर रोग में भी स्नेहन कराना चाहिए, स्त्री को भी स्नेहन कराना चाहिए। और दारुण प्रतिबोधिनी, बहुत बहुत ही डिफिकल्ट डिजीज हो, दारुण डिजीज हो, ग्रेवियस डिजीज हो, तो वहां पर भी आपको स्नेहन कर्म कराना चाहिए। ठीक है, ये इंडिकेशंस हैं कौन कौन से डिजीज में स्नेहन कर्म कराना चाहिए। पक्का आप प्रोसीजर करा रहे हो तो स्नेहन कर्म आपको जरूर करना है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ स्नेहन कर्म। तो ये चरक ने बताया है कहाँ कहाँ स्नेहन कर्म नहीं किया जाता है। ओके, तो देखिए कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए। अति स्थूल, बहुत ही ज्यादा मोटा है तो वहां पे नहीं करना चाहिए स्नेहन कर्म। त्रिषित हो, मूर्छा हो, बेहोश है, अरुचि हो उसको, छर्दी हो रही हो, उल्टी, छर्दी मतलब उल्टी, वॉमिटिंग जिसको बोलते हैं ना, और वस्ती जिसने ली हो या विरेचन जिसने लिया हो, ले लिया हो, उसके बाद नहीं कराना चाहिए। मद अवस्था हो, उरुस्तंभ हो, उत्सन्न कफ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, अभिसंधि हो, मंदाग्नि हो, उदर रोग है, आम दोष है, ग्रह दोष है, दुर्बल है, मंद दोष है, ठीक है, और मर्म पीड़ित है, गर्भिणी है, तालु शोष है या स्नेह मलानांग है, तो मल में स्नेह आ रहा है, तो वहां पे आपको स्नेह कर्म कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बताया गया है, मतलब आपको नहीं कराना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया स्नेहन क्या होता है, कहाँ कराया जाता है, कहाँ नहीं कराया जाता है, इसकी मात्रा कितनी होती है, कैसे डिसाइड करेंगे, कितने घंटे में ये पाचन होता है ना, और क्या क्या चीजें दी जाती हैं स्नेहन कर्म के लिए, कितनी वैरायटीज की ये स्नेह होती हैं, कैसे आप प्रयोग कर सकते हो, आभ्यंतर प्रयोग में क्या क्या आता है, बाह्य प्रयोग में क्या क्या आता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आज। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्वेदन विधि पढ़ेंगे, इसके आगे का पढ़ेंगे जो भी इसके पॉइंट्स हैं पंचकर्म के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्नेहन का सारा पॉइंट जो भी हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो आप लोग हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग अपने विचार हमें जरूर शेयर करिए, आपके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है, और आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी हमें जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम और भी नए नए पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें जानेंगे पंचकर्म में और क्या क्या सब होता है। तो तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए और पढ़ाई जरूर कीजिए। वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन लोगों को भी पता चले कि यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं, बिल्कुल फ्री एक्सेसिबल क्लासेस हैं, फ्रीली आप इसको अटेंड कर सकते हैं, डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, और घर में बैठ के आराम से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच और आप लोगों को मेरा नमस्कार।